अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, ये पूछा गया है नीट 2020 के एग्जाम में। ऑप्शन में आपको दिया गया था C2O2 He2 एंड Li2। अभी इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको जानना है तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव नंबर में आ रहा है या फिर नेगेटिव नंबर में आ रहा है, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। बट अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर 0 मिलेगा तो मतलब बॉन्ड जो है, मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्बन से। कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है, उसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है जिसमें हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो कार्बन के अंदर आपको जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 8 और एंटी बॉन्डिंग के मिलेंगे 4। तो 8 - 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा 2। तो अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर 2 मिल गया तो इसका मतलब है ये बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन के लिए जो है आपका बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं O2 के लिए। O2 के अंदर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो है 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 5 और उसको डिवाइड किया है हमने 2 से, देन हमें मिला है आपका 2.5। तो 2.5 को जब हमने डिवाइड किया वापस 10 - 7 करके 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला है 1 या फिर 1.5। तो इसके लिए अगर हमारा जो एक्यूरेट बॉन्ड ऑर्डर होगा O2 का वो होगा यहाँ पे 2। तो O2 का भी बॉन्ड ऑर्डर अगर है तो इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब ये भी है कि ये O2 जो ऑक्सीजन है ये भी सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट है आपका हीलियम। हीलियम का चेक कर लेते हैं। हीलियम के लिए ऑप्शन में है आपका कि उसके जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में वही होते हैं 2। तो उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं। तो जो हीलियम है वो 2 - 2 = 0 हो जाएगा। तो ये बॉन्ड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी वजह से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हीलियम। हीलियम इज अ करेक्ट आंसर। पर फिर भी एक बार लिथियम का देख लेते हैं। लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 3 है बट इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 हैं, बट इसका जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। तो 4 - 2 = 2 और उसको 2 से डिवाइड करने के बाद में आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाता है 1। इसका मतलब ये है कि लिथियम भी यहाँ पे सर्वाइव करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हीलियम। हीलियम इज अ करेक्ट आंसर। और इसका रीजन आपको देना होगा, तो रीजन आप दे सकते हो कि हीलियम इज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ऑलरेडी नीट 2020 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ मैचेस करने होंगे और मैच करके आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा केमिकल किस टाइप का बिहेवियर शो करता है। ओके, आपके पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं, फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड वन इज बेरियम ऑक्साइड, थर्ड वन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फोर्थ वन इज क्लोरीन ऑक्साइड, है ना, Cl2O7। ये नाम शायद तक आपने पहली बार सुना होगा। तो एक बार 1 by 1 हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला है जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, इसके बाद में बेरियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम O3। तो सबसे इजीएस्ट वाला आपने Al2O3 को 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया हुआ है एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लो, है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड जिनके पास एसिडिक एंड बेसिक दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज होती है वो, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सारे के सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, है ना, मेटल ऑक्साइड जो मेटल के साथ में ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिक, है ना, बेसिक। और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो वो आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा। तो जो मेटल ऑक्साइड है यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड वो हो जाएगा आपका बेसिक, एंड जो Cl2O7 है ये हो जाएगा आपका एसिडिक। तो बचा क्या है आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल। और जो मैंने बोल दिया था पहले ही Al2O3 से एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर जो है आपका देख लेते हैं कि A का सेकेंड आना चाहिए, है ना। तो A का सेकेंड किस में आ रहा है, ये 4th वाले में, है ना। उसमें देख लो आप, A का सेकेंड आ रहा है, फिर B का आ रहा है आपका 1, करेक्ट है। C में आना चाहिए 4, तो C में 4 करेक्ट है। इसके बाद में D में आना चाहिए आपका 3, तो D में भी ये सही है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट नंबर 4। ये स्टेटमेंट नंबर जो 4 है ये करेक्ट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द नीट एग्जाम जो कि 2020 में आया हुआ है आपका। क्वेश्चन में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पॉलीमर। तो इसमें से आपको नेचुरल पॉलीमर जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। देखो, पॉलीमर्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो नेचुरल होता है जो कि नेचुरली हमें मिलता है नेचर में से, एंड सेकेंड वन कि उसी के ऊपर हम थोड़ा सा वर्क करके उसको किसी केमिकल रिएक्शन के साथ रिएक्ट करके सिंथेसाइज रबर क्रिएट करते हैं। तो आपको इसमें बताना रहेगा नेचुरल पॉलीमर का
केमिकल फॉर्मूला है ना, तो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऑप्शन में आपके पास में ऑप्शन नंबर 1 है पॉलीब्यूटाडाइन, ऑप्शन नंबर 2 है पॉलीब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट है ना, थर्ड ऑप्शन में है सिस 1,4 पोली आइसोप्रोपेन एंड फोर्थ में है आपका पॉलीब्यूटाडाइन स्टेराइन। तो इसमें से राइट आंसर आपको चूज करना रहेगा। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिस पोली आइसोप्रोपेन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आइसोप्रोपेन है ना, प्रोपेन जो है आपका वो आइसो फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है, आपको कॉमन नेम के 3 रूल तो पता ही होंगे, आइसो, नियो एंड एन। तो आइसोप्रोपेन को जब हम पॉलीमराइज करते हैं तो हमें मिलता है आइसोप्रोपेन सिस फॉर्म में, और वो भी क्या है, पोली। पोली इट मीन्स मोर देन 1 आइसोप्रोपेन्स आर देयर, तो इसकी वजह से इसका जो नाम है वो रहेगा नेचुरल रबर। ओके, एन इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ द रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंस के कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज करते हैं, उसका जो क्वालिटी है, उसको कंसंट्रेशन, उसके अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट जो है उसको इंक्रीज करते हैं, तो फिर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में है आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी है, एक्टिवेशन एनर्जी है एंड हीट ऑफ रिएक्शन है। तो चूज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज अ एनर्जी दैट इज दीज मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव ऑर्डर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट्स के पास में पहले से ही होता है रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। सेकेंड वन है आपका कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। तो किसको बोलते हैं कोलाइजन फ्रीक्वेंसी? कोलाइजन फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब द रेट ऑफ कोलाइजन बिटवीन 2 एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पीसीज है ना, जो 1 और 2 मॉलिक्यूल आपस में आके कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो आपका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, उसको बोलते हैं हम कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। सेकेंड वन है आपका नेक्स्ट वन यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी में आपको अगर देखना है तो एक्टिवेशन एनर्जी होगा एक एनर्जी बैरियर दैट इज मॉलिक्यूल मस्ट हैव टू ओवरकम द रिएक्शन टू टेक प्लेस है ना। तो हीट ऑफ द रिएक्शन तो आपको पता ही होगा कि अगर रिएक्टेंस का कंसंट्रेशन चेंज किया है तो अगर हीट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो चूज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। अभी कोलाइजन फ्रीक्वेंसी होने का रीजन ये है कि अगर आपने कंसंट्रेशन का अमाउंट रिएक्टेंस में इंक्रीज कर दिया है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए वो एक दूसरे से ज्यादा कोलाइड करेंगे, उनका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का ये इंक्रीज हो रहा है, जो डेंसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है इसके साथ में, तो इसकी वजह से जो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीट की एग्जाम में 2020 में ऑलरेडी आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन्स इन द LU, जो आपका ये एटम है, इसके अंदर जो आपको सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा कि 175 एंड नीचे दिया हुआ है 71 रिस्पेक्टिवली आर। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तीनों फाइंड करके बताना है। तो आई थिंक आपने ये 9th क्लास में ऑलरेडी इसको पढ़ रखा होगा कि 175 जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंडिकेट करता है आपके न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के एडिशन को है ना, दोनों को कंबाइन करके जो वैल्यू निकल के आती है वो है 175 विच इज द एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट है ना। एंड नीचे जो एलिमेंट लिखा है वो है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको लिखा हुआ है तो आपको ये चीज भी याद होगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी एलिमेंट में सेम होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 71 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आपको फाइंड करना है तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो सम है वो 175 है। तो क्या कर लेंगे हम, 175 में से 71 को माइनस करेंगे, और जब 175 में से वो 71 को आप माइनस करोगे तो यहाँ पे 5 में से 1 अगर जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4, 7 - 7 इज इट गिव्स 0 एंड वापस में आ जाएगा 1। तो 104 जो है आपका ये आ जाएगा नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना। तो अब देख लेते हैं कि सही सीक्वेंस क्या है इसका और राइट आंसर क्या होगा है ना। तो एक बार देख लेते हैं, पहले पूछा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन नंबर 71 है, तो 71 प्रोटॉन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन थर्ड में है ना, ऑप्शन ए एंड सी, तो 1 एंड 3 है ना। तो ये है आपका सही हो सकता है। सेकेंड वन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज 104, तो 104 न्यूट्रॉन सिर्फ इसमें ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। और लास्ट में दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे 71 इलेक्ट्रॉन होंगे और 71 प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन होंगे 104। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी देख ले सकते हो कि न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए इन्होंने 175 में से 71 को माइनस किया है और इलेक्ट्रॉन का नंबर पता है, तो कॉम्बिनेशन आपका क्या है 71, 104 एंड 71। ठीक है, MnCN6 3-
इसका आपको शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन बताना रहेगा। ऑप्शन ए इज DsP2 एंड स्क्वायर प्लानर, ऑप्शन बी इज sp3d2 एंड ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन सी इज d2sp3 एंड ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन डी इज sp3d2 एंड टेट्राहेड्रल। चूज द राइट आंसर। नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, d2sp3 and octahedral is correct. Question number 8. sp2 hybridization is present in which compound? कौन से कंपाउंड में आपका sp2 hybridization present होता है? First one is C2H2, option B is C2H4, option C is BCl2, option D is C2H6. Choose the right answer. Now the right answer for this question is C2H4. Now the question number 9. The hybridization and geometry of XeF4 are. XeF4 xenon फ्लोराइड का कंपाउंड है, उसको आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि उस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है आपका sp3d2 स्क्वायर प्लानर, ऑप्शन बी इज sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन सी इज sp3d3 ट्रायंगुलर प्लानर, ऑप्शन डी इज sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चूज द राइट आंसर। Now the right answer for this question is sp3d2 octahedral. Now the question number 10. Which of the following is true for the formation of stable bonds according to the valence bond theory? और valence bond theory का ये आखिरी क्वेश्चन भी रहने वाला है। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी आई बटन पे, तो चेकआउट जरूर करना या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ग्रेटर ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑप्शन बी इज क्लोजिंग proximally between two atoms, option C is pairing of electrons having opposite spins, option D is all of above. Choose the right answer. Now the right answer for this question is option number D, all of above sentence are the correct.